डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रशिया यूक्रेन के इस इंटरेस्टिंग सीरीज में। जैसा कि आप इसको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे होगे, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। पार्ट 1 में हमने इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर के बैकग्राउंड, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझा था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने समझा था कि क्यों यूक्रेन की वजह से रशिया इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया कि रशिया लॉन्च्ड दिस काइंड ऑफ वॉर। इस पूरे वॉर से इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट होगा, इसको भी हमने कवर किया। आज की इस पार्ट में, जो पार्ट 3 है, इस पार्ट में हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बात करेंगे कि इस रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रिफ्लेक्ट करती है, और आने वाले टाइम में इंडिया को क्या करना चाहिए अगर ये वॉर इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है तो। इन सारे चीजों को आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में, जो कि पार्ट 3 है रशिया यूक्रेन में, उसको हम लोग बात करेंगे। इफ यू हैव नॉट वॉच द पार्ट 1 एंड 2 तो पहले आप उसको देखें, तभी ये पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। अगर आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी क्लियर है अबाउट रशिया यूक्रेन, देन यू कैन स्टार्ट विद द पार्ट 3। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है। पहले तो हमें यह समझना है कि व्हाट हैज बीन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इंडिया के इस पूरे फॉरेन पॉलिसी को हम समझें तो इसको हम 4 पिलर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देयर आर 4 पिलर्स in which we can understand this India's foreign policy in the Russia-Ukraine war. पहला पिलर है लेट डिप्लोमेसी प्रिवेल। अब आप इसको समझिएगा। इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, इनका एक क्लियर कट स्टैंड था कि ये जो पूरा वॉर हुआ है, इस वॉर को रोकने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू ही हम इस वॉर को रोक सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और एस जयशंकर का यह मानना है कि यह जो डिप्लोमेसी है जिससे हम इस वॉर को रोक सकते हैं, यह चुपचाप से करनी चाहिए। क्वाइट डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशंस में आ गए, रशिया को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिए, यूक्रेन के लिए सपोर्ट में खड़े हो गए। अगर ऐसे करोगे तो ये और बात बढ़ेगी। इसको समझने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन क्लासेस करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर ब्रांच में ऑफलाइन में बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज के ब्रांच में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस में सीसैट के कोर्सेज, एसे राइटिंग के कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, ऑल्सो द जीएस सब्जेक्ट्स, इसके अलावा तमाम नए नए ऑप्शनल्स कोर्सेज भी हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे कहां? एक जगह आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, वो है हमारा अनअकैडमी आईएएस का ऐप। इसको डाउनलोड करोगे आप तो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन एक जगह पे सिंपल, प्रिसाइज, स्पेसिफिक वे में आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज डोंट डिलेट, डाउनलोड द ऐप एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप समझ रहे हैं कि दो लोग लड़ रहा है, तीसरा अपना फायदा उठा रहा है। अगर ये दोनों कंट्रीज को एक पीसफुल सॉल्यूशन पे आना है, देन देयर हैज टू बी क्वाइट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी आउट ऑफ द फैनफेयर्स, वो लाइमलाइट के बाहर रखना है। इसलिए एस जयशंकर का कहना था और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि इंडिया का जो स्टैंड है रशिया यूक्रेन वॉर में, वो है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से बात कर सकते हैं। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज रिजोल्यूशन ला रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि रशिया ने ये वॉर को स्टार्ट किया, रशिया एग्रेसर है, रशिया ये है, रशिया वो है, इस तरीके के अगर आप नेगेटिव डिप्लोमेसी करोगे यूनाइटेड नेशंस में तो और रशिया प्रोवोक होगा। इसीलिए इंडिया कोई भी ऐसे रिजोल्यूशंस के ऊपर वोटिंग नहीं किया। वैसे कोई भी रिजोल्यूशंस जो वेस्ट ने लाया रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए, ये कहने के लिए कि रशिया प्रोवोकर है,
वैसे सारे रिजोल्यूशंस को इंडिया ने एब्सटेन किया, बिकॉज इंडिया ने कहा कि इस तरीके के रिजोल्यूशंस में अगर आप रशिया को ऐसे प्रोवोक करोगे तो ये वॉर तो खत्म हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इंडिया हैज स्टूड फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी, ठीक है, and not to provoke Russia by unnecessarily voting for all these resolutions brought by the Western countries. So, this is the first very important pillar of India's foreign policy with respect to Russia Ukraine. The second very, very important pillar is voice of the global south. पूरा इंडिया की अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे इस रशिया यूक्रेन वॉर में, तो रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो केवल हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं रखी गई है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, इट टुक इनटू कंसिडरेशंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर से अगर कोई सफर कर रहा है तो वो यूरोप नहीं है, वो अमेरिका नहीं है। द कंट्री विच आर सफरिंग इज द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, एंड व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस 3F क्राइसिस: फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। इसलिए इंडिया अपने इस पूरे फॉरेन पॉलिसी को नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं किया है, रादर इंडिया हैज स्टूड फॉर द कॉज ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था हमारे इस पूरे फॉरेन पॉलिसी में विद रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन वॉर। द थर्ड पिलर जो कि हमारे फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सिंपली मतलब सॉवरेनिटी। बॉस, आई एम इंडिपेंडेंट टू टेक माई ओन डिसीजन। यू आर नो वन टू डिक्टेट मी। वॉट एवर विल सर्व माई नेशनल इंटरेस्ट दैट आई विल डू। आप समझ रहे हैं, जैसे जापान और यूएस है, ये दोनों अलायंस पार्टनर है। जो यूएस कह दिया वही जापान करेगा। बट इंडिया की आप पढ़े होंगे हमेशा से ये फॉरेन पॉलिसी है जिसको हम पहले नॉन अलाइनमेंट से जाना जाते थे कि हम किसी के साथ नहीं है, हम अपने में हैं। वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू। तो वेस्ट जो कहा इंडिया को कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें, इंडिया ने कहा कि नहीं, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम कब से हो गई। देखो यहां पे जयशंकर का स्टेटमेंट कि यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, कि जो यूरोप का प्रॉब्लम वो दुनिया का प्रॉब्लम है। नहीं बॉस, यूरोप में पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 गुना है। अगर तेल का दाम महंगा होता है तो आप खरीद लेते हो, बट इंडिया 140 करोड़ का देश है। मेरे पास वो पैसा नहीं है कि मैं महंगा तेल इंटरनेशनल मार्केट से खरीद लूं। अगर मुझे रशिया तेल दे रहा है सस्ता, सो आई विल बाई, बिकॉज माई नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। सो डोंट थिंक कि आपका यूरोप में प्रॉब्लम चल रहा है तो दुनिया में यही प्रॉब्लम है। दुनिया में और भी बहुत प्रॉब्लम है। So that is strategic autonomy. Don't take anyone's dictation. Do what serves your national interest. And that is what India has done. India has become now the largest buyer of Russian oil. आप देख सकते हैं ये Reuters का रिपोर्ट, recent report है, India surpasses China to become Russia's top oil buyer in July. In fact, this year, Prime Minister Modi also visited to Putin, Russia's. So this is that India is no one's, junior partner. India is no one's alliance partner. India is standing on its own pillar, its own ground. So third pillar is strategic autonomy. Fourth pillar is balancing. That बहुत लोग का ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया जो है वो रशिया के साथ है, रशिया का फेवर कर रहा है, बट नहीं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब कि मैं अपने डिसीजन को अपने हिसाब से लूंगा। इसका एक और मतलब है कि मैं जो डिसीजन लूंगा वो किसी के फेवर में नहीं होगा, वो किसी के प्रति बायस नहीं होगा। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज फोकस्ड ऑन बैलेंसिंग। आप देख सकते हैं पहले मोदी रशिया गए, वहां ही हग्ड पुतिन। देन रिसेंटली आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन गए, ही हग्ड जेलेंस्की। और साथ ही साथ आपको पता होगा ये बहुत फेमस चीज 2022 के एससीओ समिट जो समरकंद में हुआ था, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज किया। द टाइम इज नॉट फॉर वॉर। ये समय लड़ने का नहीं है। जो आप न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने का धमकी दे रहे हो, इट इज हाईली इनएडमिसिबल। इमीडिएट डी एस्केलेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी का आप फॉलो करें, और यूएन चार्टर को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बहुत लोग जो ये कहते थे कि यार इंडिया तो कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया का तो ये है,
इंडिया तो रशिया के साथ खड़ा है, रशिया के हाथ मिलाया हुआ है। ऐसा नहीं है। ऑल्दो येस इट इज ट्रू कि इंडिया यूरोप के कहने पे तो बात नहीं मानेगा, बट इसका यह मतलब नहीं कि मैं रशिया के साथ खड़ा हूं। मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहा हूं, बट मेरा कोई ऐसा इंक्लिनेशन नहीं कि आई एम फेवरिंग रशिया, रादर माई रिलेशंस विद यूक्रेन इज ऑल्सो गुड। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है। पहला, कि डिप्लोमेसी शुड नॉट बी डन इन सच ए नेगेटिव मैनर कि आप किसी को क्रिटिसाइज करें और आप सोचे कि ये वॉर रुक जाएगा, ऐसे नहीं काम करता। क्वाइट डिप्लोमेसी शुड बी देयर। That's why Russia has never criticized Ukraine. India has never criticized Russia for starting this war because India knows कि इस अगर मैं कह भी देता हूं तो क्या रशिया रुक जाएगा? नहीं. So there's no point. उससे और ये वॉर प्रोवोक होगा. Second pillar of foreign policy of India is India has always talked about the countries of global south. That shows कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है it is inclusive. It shows कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी it is in benefit for the entire or for the most of the humanity. Unlike यूरोप जो अपने प्रॉब्लम को दुनिया का प्रॉब्लम समझ ले रहा है कि आप तेल मत करो, आप मत तेल कर दो। पहले ही आपने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया है, पहले ही आपने वेनेजुला पे सैंक्शन लगा दिया है। पहले इंडिया वेनेजुला से तेल खरीदता था, ईरान से तेल खरीदता था, इन दोनों से इंडिया खरीदना बंद कर दिया। अब आप कह रहे हो रशिया से ना कर दो। बचे कितने तेल, बचे कितने कंट्रीज जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, उन कंट्रीज ने तेल का दाम बढ़ा दिया है। आप तो खरीद सकते हो महंगा तेल, व्हाट विल आई डू? सो थर्ड, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, दैट इंडिया डज नॉट टेक योर डिक्टेट। मेरा नेशनल इंटरेस्ट मैं फॉलो करूंगा, बट इसका यह मतलब नहीं कि मैं रशिया जो करेगा वो रशिया मार देगा, कुछ भी करेगा आई विल be a cheerleader of Russia. No, I have also criticized Russia. You can see that in Samarkand dialogue. प्राइम मिनिस्टर मोदी और खासकर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए तो यूएस पार्लियामेंट में उन्होंने कहा नॉट एन एरा ऑफ वॉर अगेंस्ट। That shows कि India follows strategic autonomy in real sense, that we do what is best for national interest without joining someone's camp. हम किसी कैंप को ज्वाइन ना करके अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपने तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते। तो ये 4 पिलर्स आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना होगा। एक एक लाइन चारों का, तो 4 लाइन 1 पैराग्राफ, दैट्स ओवर। सो दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बात आता है कि इससे अगर हम ये चारों पिलर्स को समझें तो हाउ कैन आई इंटरप्रेट दिस? ठीक है, व्हाट दिस रिफ्लेक्ट्स, व्हाट दीज pillars of foreign policy reflects about India's diplomacy or India's foreign policy. So this is a very, very important line, that this reflects that India in a multipolar world itself views itself as a pole. इसका मतलब समझिएगा, आपको पता है कि कोल्ड वॉर के पहले वर्ल्ड वॉज बाइपोलर, उसके बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर। आफ्टर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलर। मतलब बहुत सारे पोल्स ऑफ पावर है। अमेरिका इज वन पोल, चाइना इज वन पोल, इंडिया इज वन पोल, ऑस्ट्रेलिया इज वन पोल, जापान इज वन पोल, यूरोप यूनियन इज वन पोल, फ्रांस इज वन पोल। सो बहुत सारे पोल्स हैं। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया भी अपने आप को एक पोल मानता है। इंडिया इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ अमेरिका। जैसे पहले क्या था कोल्ड वॉर में, अगर आप देखोगे तो ये यूएस था और बाकी सैटेलाइट स्टेट्स है। सैटेलाइट्स होता है ना, किसी जैसे सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, तो जैसे ये जापान हो गया, ये यूएस के अराउंड रोटेट कर रहा है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब यूएस के अराउंड रोटेट कर रहा है। सिमिलरली यहां पे सोवियत यूनियन के जितने भी कंट्रीज थे वो रशिया के पोल के हिसाब से रोटेट करते थे। ये पोल 1 था, ये पोल 1, ये पोल 2। इसके बाद कोल्ड वॉर के बाद ये पोल खत्म, ये जितने सैटेलाइट्स थे ये इनके ऑर्बिट को ज्वाइन कर लिए, ये सब इधर आ गए इस ऑर्बिट में। अब लेकिन क्या हो रहा है, जब से 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कुछ ऑर्बिट्स बाहर चले गए, वो खुद के अपने पोल बन चुके हैं, वो इस ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिट से बाहर चले गए। सो ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है इसमें इंडिया जो है इट व्यूज इटसेल्फ एज वन ऑफ द पोल। ठीक है, ये बताता है कि इंडिया इज नाउ कॉन्फिडेंट। नाउ इंडिया विल नॉट डू दैट काइंड ऑफ अ चापलूसी विच वी यूज्ड टू डू दैट बिफोर। Now India is the fastest growing economy. We are the 5th largest economy. We have the greatest amount of political stability. We have all the kind of intellectuals. We have all the investment coming from across the world because of the potential which India has. India has the highest amount of demography which we can reap in the future as a dividend. India has all sort of resources, human resource, intellectual resource, natural resource. So why should India join someone else's orbit? इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड इंडिया इज इटसेल्फ अ पोल। इसको समझिए अब क्या है कि जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या आप
इस पूरे क्राइसिस में बाहर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं, जिसको वो कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस, कि आप फेंस के बाहर बैठे हुए हो। तो देखो जयशंकर का स्टेटमेंट क्या आता है, आई एम नॉट सिटिंग ऑन द फेंस। मतलब ये जो पूरा रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इसमें जो वेस्ट कह रहा है कि नहीं भाई रशिया की गलती है, ये है वो है, रशिया से तेल मत खरीदो, आप तो चुपचाप बैठ के देख रहे हो। ये वेस्ट का मानना है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हो, आप रशिया को तेल भी नहीं, आप रशिया से तेल खरीदना बंद भी नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट बढ़ा रहे हो। तो क्या आप सिंपली फेंस पे बैठ के ये मजा ले रहे हो? तो देखो जयशंकर क्या कहते हैं, आई एम नॉट सिटिंग ऑन द फेंस जस्ट बिकॉज आई डोंट एग्री विथ यू। मैं बस आपके इस वर्जन से एग्री नहीं करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं फेंस पे बैठा हुआ हूं, रादर आई एम सिटिंग ऑन माई ग्राउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं अपने जमीन पे बैठा हुआ हूं। भाई आप कैसे कह रहे हो कि मैं फेंस पे बैठा हूं जस्ट बिकॉज कि मैं आपके जमीन में नहीं हूं, रादर मैं अपने जमीन में हूं। दिस इज माई पोल। सो डोंट ट्राई टू से कि आई एम सिटिंग ऑन फेंस बिकॉज आई हैव नॉट ज्वाइंड योर पोल। डोंट फॉरगेट फ्रॉम दिस यूरोपियन कोलोनियल माइंडसेट कि आप ही का वर्जन सब कुछ है। If I'm not coming in your ground, that means I'm sitting on the fence and seeing this mockery. No, I am standing on my pole. So in this multipolar world, India views itself as its own pole. तो देखो यहाँ पे India views itself as a pole in the international system. The question is to ask is not whose side are you on, but what is your side. आप ये सवाल मत पूछे हमसे कि मैं किस साइड खड़ा हूं, आप मुझसे ये पूछूं कि मैं किस साइड को रिप्रेजेंट करता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कि इंडियन डिप्लोमेट्स आर सेइंग दैट आप ये मत पूछो कि मैं किस साइड खड़ा हूं, रशिया के साइड खड़ा हूं, यूक्रेन के साइड खड़ा हूं, किसके साइड खड़ा हूं। नहीं, आप पूछो कि मैं किस साइड को रिप्रेजेंट करता हूं। सो ये यूरोपियन कोलोनियल माइंडसेट से आपको बाहर आना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया कहना क्या चाह रहा है, व्हाट डज इंडिया वांट्स। आपने क्या किया, वेस्ट का हिपोक्रेसी देखो। वेस्ट ने कहा कि यार आप मेरे बात को नहीं मान रहे हो, आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, आप रशिया से तेल खरीद के रशिया उससे पैसा कमा रहा है और रशिया आगे बढ़ रहा है और वेपन्स बना रहा है, तो आप तो बस फेंस पे बैठे हुए हो। इंडिया ने बोला कि नहीं, आप पहले क्या ये समझना चाहे कि व्हाट आई वांट टू डू। आप ये मान के चलो कि जो आप कह रहे हो वो सही है, एंड हुएवर इज नॉट एग्रीइंग विथ यू, दैट इज अ फुल पर्सन, और दैट पर्सन इज जस्ट सीइंग दिस मॉकरी। नो, इट इज नॉट दैट। You should have understood what India's pole is, what India's ground is. So this is a reflection. And what does this pole represent? India का ये जो pole है इस multipolar world में, वो क्या represent करता है? It is not a selfish pole like yours, कि तेल मत खरीदो और लोग को मरने दो गरीबी से। नहीं, हमारा पोल इन चीजों में बात नहीं करता है। आवर पोल which India represents, it stands for the underprivileged collectives, the global south. Our pole represents non-alignment. Our pole represents Buddhists' Nadhya Marg, golden mean. Our pole represents Gandhi's non-violence. Our pole seeks politics, not great power politics. Seeks peace, not great power politics. So this is India's pole. But जो वेस्ट नहीं समझ पे आया, वेस्ट कहा कि आप मुझे ज्वाइन कर लो, आप उसके साथ तो नहीं। वी आर अ independent pole and we have nothing to do with this war because we are struggling from our own problem. हम अपने प्रॉब्लम्स तो खुद ही जूझ रहे हैं। तो आपके प्रॉब्लम में क्या हम कहेंगे, आपका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम। एंड दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स टू से कि इस पूरे पावर पॉलिटिक्स में जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हो आप, इसमें गरीब लोग मर रहे हैं, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज सफर कर रहे हैं, श्रीलंका कोलैप्स हो गया, अफ्रीका में कितने कंट्रीज कोलैप्स हो गए। तो क्यों हो रहा है ये सब चीजें, क्यों मालदीव्स की क्राइसिस हो रही है? तो ये सारा प्रॉब्लम जो ग्लोबल साउथ का है, ये तो आप भूल गए हो। आप अपना वर्जन, अपना स्टोरी को ही सही मान के पूरा चला रहे हो। सो दिस शोज दैट इंडिया इज नॉट someone's junior partner. India is its own pole, and this pole is not a selfish pole like yours. Rather, our pole is a pole which represents the concern of the entire global South countries. Our pole is one which talks about peace, not about aggression. So, this is what reflects about India's foreign policy.
नाउ द क्वेश्चन कम कि व्हाट कुड बी द चैलेंजेस इस पूरे फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है, मेरा वर्जन, इंडिया ने कह दिया कि ये मेरा वर्जन है, बट क्या प्रोबेबल चैलेंजेस इंडिया को हो सकते हैं इस विदेश नीति की वजह से? व्हाट प्रॉब्लम्स कुड इंडिया फेस? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज रॉन्ग बेट। इंडिया ऑल्दो कहे कि हम रशिया के साथ नहीं है, हम तो दोनों के साथ हैं, बट इंडिया थोड़ा सा रशिया के क्लोज तो है, नो डाउट। क्यों है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इंडिया रशिया रिलेशंस की बात करेंगे, कि व्हाई रशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, दैट वी कैन नेवर एवर इन आवर worst of imagination can see that Russia is not our friend. So Russia is a friend, will be a friend, has always been a friend. लेकिन इंडिया ने तो पुतिन को सपोर्ट किया, ऑयल खरीदा, प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले, बहुत कुछ हुआ। अगर मान लो इंडिया का जो ये बेट है, क्योंकि इंडिया सोचता है कि यार यूक्रेन कभी क्या ही जीत पाएगा, रशिया ही जीतेगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, मान लो अगर पुतिन ये वॉर लॉस कर देते हैं या कुछ बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है रशिया में, या रशिया सफर्स अ लॉट, जैसे ही रशिया की इकोनॉमी या कुछ भी चीज ऐसी प्रॉब्लम में आएगी तो एक मास प्रोटेस्ट आ जाएगा रशिया में, जिससे पुतिन पावर से हट भी सकते हैं। सो जब तक ये वॉर सही चल रहा है, जैसे इसराइल में है, जिस दिन इसराइल को ऊपर एक वापस से कोई बहुत बड़ा अटैक हो गया तो नेतन्याहू की सरकार गई। वैसे ही पुतिन के साथ है कि अभी तो पुतिन की इकोनॉमी संभाल लिया है पुतिन वॉर में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप समझ लीजिए पुतिन विल बी आउट ऑफ पावर। एंड व्हेन इफ पुतिन इज आउट ऑफ पावर, देन इंडिया का जो बेट था रशिया पे, पुतिन पे, वो तो सही नहीं निकला। सो दैट विल बी द वर्स्ट थिंग टू हैपन फॉर इंडिया। द चैलेंज टू इंडिया यूएस रिलेशन, देख सकते हो कि यूएस बहुत दिन से शांत था, लेकिन रिसेंटली जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन से मिलने रशिया गए हैं, उसके बाद से अमेरिका के जो एनवॉय हैं, इनका बहुत ज्यादा कमेंट आया है इंडिया के ऊपर, और काफी ज्यादा नेगेटिव प्रोवोकेटिव कमेंट आया। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा 2-3 महीने पहले, इंडिया यूएस रिलेशनशिप वाज वाइडर एंड डीपर दैन इट हैज एवर बीन, बट इट वाज नॉट डीप एनफ टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। कि हाँ ठीक है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, बट इसको ग्रांटेड मत ले। आप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है कि हम किसी के साथ नहीं है, हम अपने आप में हैं, बट कोई लड़ाई जब हो रहा है तो उस समय आप ये नहीं कह सकते कि वी आर फॉलोइंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। वॉर के समय आइदर यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू कैन नॉट जस्ट से कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, ये है वो, ठीक है, वो नॉन वायलेंस जब शांति है तब सही है, बट जब वायलेंस हो रहा है, व्हेन देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, देन यू हैव टू टेक अ स्टैंड। सो देख सकते किस तरीके से इंडिया को काफी ज्यादा अमेरिका कमेंट करना स्टार्ट किया है अभी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने उसी कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, यहां पे कोई भी वॉर दूर का नहीं है। मतलब ऐसा मत सोचो कि कोई वॉर आने वाले टाइम में नहीं होगा, कोई भी वॉर कभी भी हो सकता है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो आप इतना ज्यादा रशिया के साथ हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, कल को अगर आपका चाइना के साथ वॉर हो गया तो ये मत सोचना कि वॉर नहीं हो सकता है, हो सकता है। सो अगर आज आप पीस के साथ नहीं खड़े हो, तो कल अगर चाइना आपको प्रोवोक करेगा तो फिर आप पीस की बात मत करना। तो अमेरिका की इस दबाव था इंडिया पे, क्योंकि अमेरिका की ये एम्बेसडर है इंडिया के, बड़े आदमी हैं, और इनका जो कहना है, ऑब्वियस सा बात, ये खुद कुछ नहीं कह सकते हैं, बाइडन साहब का अप्रूवल होगा। तो दैट शोज कि यूएस इन द रीसेंट टाइम्स हैज बीन वेरी मच क्रिटिकल ऑफ India's foreign policy, and especially this has happened after Prime Minister Modi visited Russia to meet Putin. The third challenge is कि यूरोप, जहां पे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ये सब परेशान है, आज आप उनके साथ तो खड़े नहीं हो, आज आप तो तरीके से ऑयल खरीद ही रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो कल को अगर आपका चाइना के साथ प्रॉब्लम होगा तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे यूरोप आपका साथ दे? सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। चैलेंज 4, नॉर्मेटिव चैलेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि चाइना एग्रेसर है, हमें इंडो पैसिफिक को फ्री बनाना है, ओपन बनाना है, कोई भी कंट्री यूनिलैटरल एक्शन ना ले इस पूरे साउथ चाइना सी में। एक तरफ आप टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात करते हो, एक तरफ आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो, एक तरफ आप इन सारी चीजों की बात करते हो, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया या ये लोग कहेंगे कि आप कहां हो फिर। एक तरफ आप कहते हो चाइना के अगेंस्ट तो आपने सब कुछ कहा, बट वही चीज अब रशिया कर रहा है तो आप एकदम चुप हो। क्योंकि याद रखना, इंडिया ने अभी भी कभी भी डायरेक्टली ये नहीं कहा है कि पुतिन ने ये वॉर को स्टार्ट किया है या ये रशिया की गलती है। ऑल्दो हमने इनडायरेक्टली कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह, बट हमने कभी भी रशिया को डायरेक्टली
इस तरीके से ये नहीं कहा है कि उसने वॉर को स्टार्ट किया है। सो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इतना ज्यादा अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, चाइना के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं कि चाइना यूनिलैटरली करता है, तो अब लोगों को लगेगा कि यार कहां हो, जब रशिया कर रहा है तो चुप बैठे हो। सो जो नॉर्मेटिव है, जिस वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस वैल्यूज पे आने वाले टाइम में खासकर ग्लोबल साउथ कंट्रीज वो खुद सवाल उठा सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में ये वैल्यू कहां गया आपका। चैलेंज 5 देख सकते हैं कि चाइना जो है वो, उसका रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर बन रहा है। क्योंकि ये मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है कि रशिया जो है आज, क्योंकि उसको इतना ज्यादा सैंक्शंस लगाया गया है, क्योंकि तो रशिया की इकोनॉमी अगर चल रही है तो वो दो कंट्रीज के बेसिस पे, एक तो चाइना चला रहा है उसकी इकोनॉमी को, और इंडिया। इंडिया अगर तेल ना खरीदे तो क्या लगता है आपको रशिया के पास इतना पैसा आएगा? नहीं आएगा। सिमिलरली चाइना चाइना तो डिफेंस भी खरीदती है, तेल भी खरीदती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स खरीदती है। तो चाइना रशिया का तो ट्रेड इंडिया रशिया के ट्रेड से कई गुना ज्यादा है। सो जैसे जैसे रशिया जो है वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है, उतना ही ज्यादा रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गया है। जो हमने बात किया था नो लिमिट पार्टनरशिप, वो नो लिमिट और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है दिन पर दिन। तो अगर रशिया की इकोनॉमी इतना ज्यादा चाइना पर निर्भर रहेगी, तो कल को अगर इंडिया चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हो सकता है रशिया इंडिया का साथ ना दे। सो रशिया चाइना के ऊपर ज्यादा ना डिपेंड हो, ये इंडिया हमेशा से चाहता है। लेकिन इस वॉर की वजह से जितना ज्यादा वेस्ट रशिया पे सैंक्शन लगाएगा, उतना ज्यादा रशिया चाइना के साथ उसका जूनियर पार्टनर बनेगा। बिकॉज चाइना इन द करंट टाइम्स, उसकी इकोनॉमी लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ी है रशिया से। चाइना इज द फ्यूचर सुपर पावर, सो दैट्स वाई रशिया जो है इट इज बिकमिंग डे बाय डे अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना। चैलेंज 6, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज डिस्कस्ड इन दिस रिसर्च पेपर। इस पेपर में ये कहा गया है कि यार देखो, आप पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे तो सब लोग चाइना की बात कर रहा था, चाइना ये है, चाइना वो है, चाइना खराब कंट्री है, चाइना इंडो पैसिफिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम लोग सब इंडो पैसिफिक की बात कर रहे थे, हमने क्वाड बनाया, ऑकस बना, बहुत चीजें हुई। आज चाइना को तो लोग भूल गए। आज तो सब लोग यूरोप की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई आपने न्यूज़पेपर पढ़ा इंडो पैसिफिक के बारे में? एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यूरोप नाउ बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। और रशिया हैज बिकम अ ग्रेट थ्रेट फॉर द वेस्ट। तो इंडिया के लिए रशिया चैलेंज है कि चाइना चैलेंज है? चाइना। तो इंडिया चाहता है कि वेस्ट का दुश्मन हमेशा चाइना हो, नॉट रशिया। और ये हो भी रहा था, लेकिन इस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये पूरा अटेंशन रशिया ले लिया है, और लोग जो वेस्ट है वो चाइना को भूल गए। सो अगर वेस्ट के लिए चाइना से बड़ा दुश्मन रशिया हो गया तो ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम। इंडिया चाहता है वेस्ट का दुश्मन चाइना हो, तभी इंडिया को वो लोग सपोर्ट करेंगे। सो आज यही हो गया कि इंडो पैसिफिक की जो सेंट्रलिटी थी जियोपॉलिटिक्स में वो खत्म हो गई है, और यूरोप की सेंट्रलिटी बढ़ चुकी है। नाउ व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, इसको कहा है हैप्पी मून जेकब ने। हैप्पी मून जेकब ने कहा है कि एन एग्रेसिव रशिया इज अ प्रॉब्लम फॉर यूएस एंड वेस्ट, नॉट फॉर इंडिया। रशिया इस तरीके से हरकत करेगा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाटो जो है वो रशिया का प्रॉब्लम है, इंडिया का प्रॉब्लम नहीं। मतलब इंडिया के लिए ना ही नाटो प्रॉब्लम है, ना ही रशिया प्रॉब्लम है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है? चाइना। और चाइना को रोकने के लिए हमें यूएस भी चाहिए, वेस्ट भी चाहिए, और रशिया भी चाहिए। इसीलिए हमें इस वॉर में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, हम जैसा चल रहा है चलने दो। बिकॉज हमारा एट द एंड थ्रेट चाइना है, और चाइना के लिए हम ना ही रशिया को भूल सकते, ना ही हम यूएस को भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते, ये आने वाले पार्ट्स में हम लोग बात करेंगे। वाई इंडिया यूएस रिलेशन इज ग्रोइंग, वाई इंडिया हैज बीन द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रशिया। ये दोनों चीजों को हम लोग डिटेल में आने वाले टाइम में बात करेंगे। सो हैप्पी मून जेकब कहते हैं कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस बात पे निर्भर रहनी चाहिए कि हमारा दुश्मन चाइना है, उसके लिए हमें जो भी कंट्री चाहिए, खासकर वेस्ट रशिया, उन दोनों से हमें रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। इसीलिए देख सकते हो पीएम मोदी पुतिन से जाके मिलते हैं, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज को खुश करने के लिए जेलेंस्की से जाके भी मिलते हैं, बिकॉज इंडिया नीड्स बोथ टू टैकल चाइना। सेकेंड, पीस टॉक। ये आने वाले टाइम में इंडिया के डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है कि अगर पीएम मोदी किसी तरीके से दोनों की लड़ाई को रुकवा दे, एटलीस्ट टेम्परेरी रुका दे। बिकॉज आप देखोगे इंडिया जो है ऐसा एक कंट्री है जो जेलेंस्की से जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी गले मिलते हैं तो पुतिन से जाके भी गले मिलते हैं। और आपको पता है कि जैसे पीएम मोदी जेलेंस्की से मिलकर इंडिया आए तो उन्होंने बाइडन को फोन किया, उन्होंने फिर पुतिन को फोन किया, एक तरीके से बाइडन से बात किया पुतिन की बातों को रखने के लिए, पुतिन से बात किया जेलेंस्की की बातों को रखने के लिए। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से दोनों के
कैंप्स, जो दोनों कैंप्स आइसोलेट हो चुका है, उन दोनों के कैंप्स के बीच में एक मेडिएशन, एक मेडिएटर, एक फैसिलिटेटर की काम कर रही है। और अगर इंडिया डिप्लोमेसी इसको और कर सकता है और किसी तरीके से दोनों के बीच में वापस से डिप्लोमेसी को स्टार्ट कर सकता है और ये वॉर को एक टेम्पररी सीजफायर करवा सकता है, then that would be one of the greatest achievement of Prime Minister Modi's in India's foreign policy। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धि थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वैसे ही मोदी के लिए भी ये गेम चेंजर चीजें हो सकती हैं। सो इस पार्ट में हमने 3 चीज बात किया। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के 4 पिलर्स हैं क्या, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, एंड थर्ड, इंडिया को इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एंड इंडिया को आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए। तो इंडिया को वेस्ट रशिया दोनों से रिश्ता रखना चाहिए और इंडिया को पीस टॉक के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज whenever there's a crisis, there's an opportunity. If you do not take that opportunity, then someone will else take that opportunity. And crisis ही के समय आपको जीरो से हीरो बनने का मौका मिलता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो पार्ट 3 को हमने कवर किया है। आने वाले टाइम में हम लोग इस पूरे इंडिया रशिया, इंडिया यूक्रेन, इन सारे चीजों को भी हम लोग कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड सी यू in the next part 4 in this intellectual series about Russia-Ukraine war. So thank you, friends. Stay safe, be happy. Unacademy. Let's crack it.